हेलो एवरीवन, आई एम गोपाल सोलंकी एंड आई एम हरमीत गोस्वामी। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था फोर्ब्स मैगजीन के बारे में, बिजनेस वीक के बारे में और कई सारी चीज़ों पे हमने पिछली पॉडकास्ट में चर्चा की थी। और इसी पॉडकास्ट को हम आज आगे ले जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं बिजनेस एंड स्टार्टअप्स के बारे में। सो लेट्स बिगिन इन द वीडियो। सो हरमीत, बेसिकली ये स्टार्टअप क्या होता है एंड स्टार्टअप एंड बिजनेस के बीच में डिफरेंस क्या क्या होता है? तो बेसिकली स्टार्टअप और बिजनेस दोनों का आप एक तरह से समझ लिए तो कोई डिफरेंस है ही नहीं। बट स्टार्टअप बिफोर मोदी गवर्नमेंट स्टार्टअप और बिजनेस के बीच में कुछ ज़्यादा अंतर नहीं था। पिछली गवर्नमेंट उसे बिजनेस ही करती थी। स्टार्टअप जब लाइमलाइट में तब आया जब मोदी गवर्नमेंट 2014 में इलेक्ट हुई, क्योंकि स्टार्टअप को एक बिजनेस तक पहुंचने में बहुत सारा समय लगता है और उसी के बिहाफ में जब एक स्टार्टअप बिजनेस की ओर से उसे प्रदर्शित करता है तो उसे बहुत सारी स्कीम से, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स, कई सारी चीज़ों से वंचित रखा जाता है। इसीलिए हम आजकल स्टार्टअप वर्ड कुछ ज़्यादा ही सुन रहे हैं। दरअसल एक स्टार्टअप अगर स्टार्टअप इकोसिस्टम में रजिस्टर होता है तो उसे बहुत ज़्यादा इंसेंटिव मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीमें होती है, गवर्नमेंट सब्सिडीज, टैक्स हॉलीडे, जो कि इंडिया में 5 साल होता है, पर बहुत सारी कंट्रीज में ये बहुत लंबा हो जाता है। दरअसल एक स्टार्टअप जब रजिस्टर होता है तो उसे बहुत ज़्यादा टैक्स इंटेंसिव मिलते हैं, गवर्नमेंट की सब्सिडीज की लाभ मिलते हैं, बहुत सारी गवर्नमेंट के सब्सिडीज के लाभ मिलते हैं, लोन वगैरह हो गया, वो सब मिल जाता है इजीली। और स्टार्टअप को एक टैक्स हॉलीडे की नाम से गवर्नमेंट एक बहुत ज़्यादा 5 साल का टैक्स फ्री बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी देती है। दरअसल मैं आपको बताऊँ गोपाल, तो स्टार्टअप के लिए 5 साल टैक्स इंटेंसिव बहुत कम टाइम है। अदर कंट्री में हम देखें लाइक यूएई, सिंगापुर है, उसमें ये टैक्स हॉलीडे बहुत ज़्यादा टाइम तक चलता है। लाइक यूएई, उसमें टैक्स हॉलीडे 99 ईयर्स का होता है। कैन यू इमेजिन दैट? नहीं। तो हरमीत, तूने बिजनेस एंड स्टार्टअप के बारे में तो बता दिया, और अभी मेरे को एक और सवाल है कि ये एमएसएमई क्या होता है और ये नेशन यानी कि जो राष्ट्र है उसका ग्रोथ करने में कैसे हेल्पफुल होता है एमएसएमई? दरअसल गोपाल, एमएसएमई का फुल फॉर्म होता है माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस। दरअसल एक स्टार्टअप जब 5वें साल में जब टैक्स से में वो इंक्लूड हो जाता है अपनी सब्सिडीज में, तो गवर्नमेंट उसको अपनी वैल्यूएशन के हिसाब से और अपने मार्केट कैप के हिसाब से 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज। माइक्रो एंटरप्राइज में ऐसा होता है कि अमुक से कम जब स्टार्टअप की कैश फ्लो होता है, यानी कि 20-25 लाख होगा, वो तो मैं एग्जैक्ट फिगर मुझे नहीं पता है, बट ऐसे इन शॉर्ट 3 पार्ट में हम बिजनेस को डिवाइड कर सकते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। बिग एंटरप्राइज में जिसकी वैल्यूएशन बहुत करोड़ों में होते हैं, 1000 करोड़ में होती है, माइक्रो जिसकी कुछ करोड़ या लाख में होती है, और मीडियम जो 50 करोड़ से लेके 500 करोड़, 1000 करोड़ तक, उसे मीडियम बिजनेस एमएसएमई में इंक्लूड किया जाता है। एंड हाँ, एमएसएमई के बारे में मैं और आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारे इंडिया में एमएसएमई में मोस्ट ऑफ द बिजनेसेस माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है। बट आपको ये जान के शॉकिंग लगेगा कि हमारी जीडीपी में 1/3 कंट्रीब्यूशन एमएसएमई सेक्टर का होता है। कैन यू इमेजिन दैट? कि 150 करोड़ से लेके 500 करोड़, वो एक कंट्री के हिसाब से तो कुछ इतना ज़्यादा नहीं बड़ी रकम होती है, पर हमारे देश में इतने सारे बिजनेस एमएसएमई के मीडियम सेक्टर में आते हैं कि वो जीडीपी का 1/3 यानी कि अप्रोक्सीमेटली मैंने कहीं तो पढ़ा था कि 1.3 to 1.4 ट्रिलियन डॉलर ऐसे कुछ उसकी मार्केट कैप है। तो हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते ऑफ कोर्स। तो इंडिया हो गया या फिर कोई और डेवलपिंग कंट्री हो गया, उसका जो स्टार्टअप होता है, मेजॉरिटी स्टार्टअप होता है, वो सब सिंगापुर हो गया या फिर यूएई हो गया, वहाँ पर क्यों रजिस्टर होता है? इंडिया में ही क्यों नहीं रजिस्टर होता है? मैं समझ रहा हूँ, आप फ्लिपकार्ट का एग्जांपल देख के मुझे फ्लिपकार्ट में भी ऐसा ही है। हाँ, दरअसल गोपाल, हमारी कंट्री अभी क्या है, डेवलपिंग स्टेज में है, इसलिए गवर्नमेंट के भी अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है।
इसके बिहाफ में हम सिंगापुर, यूएई, फिलीपाइंस जैसी कंट्री की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा टैक्स इंसेंटिव्स अपनी स्टार्टअप को बिल्ड करने में देते हैं और वहाँ पे ज़्यादा एफिशिएंट और वर्क फोर्स भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है। और एक स्टार्टअप को एक समय के बाद कुछ लेबर्स की ज़रूरत तो पड़ती है, पर वो हमारे देश में इतना बिजनेस ओरिएंटेड और बिजनेस माइंडेड पीपल की, भले ही हमारे देश की पॉपुलेशन 130-140 करोड़ व्हाटएवर होगी, बट हमारे इंडिया में अभी भी स्टिल इंटेलिजेंट वर्कफोर्स की कमी है। इसीलिए स्टार्टअप बहुत सारी, जो कि आपने देखा होगा कि स्टार्ट तो इंडिया में होती है, हेडक्वार्टर भी उनका इंडिया में होता है, शुरुआत में इंडिया में होता हाँ, बट वो रजिस्टर जब होने की बारी आती है तो वो सिंगापुर, यूएई जैसी कंट्री को सिलेक्ट कर ले। फॉर एग्जांपल फ्लिपकार्ट को ही हमने देखा कि अभी तो इंडियन स्टॉक मार्केट में वो रजिस्टर भी नहीं है, बट आप सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में देखेंगे तो फ्लिपकार्ट का शेयर ट्रेडिंग होता है, एक्सेट्रा। वो बहुत सारे रीज़न है, मैं एक दो रीज़न नहीं कह रहा हूँ। सिंगापुर का भी अपना एक स्ट्रेटेजिक भी एक एडवांटेज है कि वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। इसीलिए बहुत ज़्यादा स्टार्टअप इंडिया को ना प्रेफर करके सिंगापुर को प्रेफर करते हैं। तो मैंने ऐसा भी कहीं सुना है कि ब्रेक इवन स्टार्टअप ये है, यानी कि ये ब्रेक इवन स्टार्टअप क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है वो समझाइए। गोपाल, ब्रेक इवन एक बिजनेस टर्म है जो कि हम बिजनेसेस में यूज़ करते हैं। बेसिकली ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब ये होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन। जब भी आप स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत के कुछ सालों में तो प्रॉफिटेबल ऑब्वियसली नहीं होता, लॉस मेकिंग होता है। फिर वो फंडिंग उठाता है या फिर बूटस्ट्रैप होके अपना ग्रोथ करता है। 3-4 सालों के बाद एक ऐसा पॉइंट आता है कि बिजनेस ना तो लॉस कर रहा होता है और ना तो प्रॉफिट, यानी कि जितनी कंपनी की बर्निंग पावर है उतनी ही कंपनी का इनर कैश फ्लो होता है कंपनी में। इसी को हम ब्रेक इवन कहता है कि जब जिस पॉइंट में कंपनी नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन में आ जाती है। यानी कि कोई भी बिजनेस हो या फिर स्टार्टअप हो, उसका न्यूट्रल स्टेट जिसमें पैसा आ भी नहीं रहा जा भी नहीं रहा, तो तटस्थ है, यानी कि न्यूट्रल है वो। हाँ, न्यूट्रल है। और यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर्स है उसके लिए ब्रेक इवन पॉइंट एक बहुत मायने रखता है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट तक आने तक कई सारे जो फाउंडर्स होते हैं वो अपनी सैलरी भी नहीं लेते होते, वो अपने खर्चा पानी के लिए भी कुछ एडजस्ट कर लेते हैं, माइनस में चल के स्टार्टअप चला दिया। हाँ, माइनस। तो कहने का अर्थ ये है कि जब ब्रेक इवन पॉइंट आता है और इसके बाद के समय फाउंडर्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वह कंपनी अभी फ्यूचर में प्रॉफिटेबल होती है और वो अपनी सैलरी भी वो सब लेना स्टार्ट कर देती है, ईसॉप्स बांटना चालू कर देती है। इसीलिए ब्रेक इवन पॉइंट एक स्टार्टअप में अहम भूमिका निभाता है। और ब्रेक इवन पॉइंट, गोपाल, मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टार्टअप टू स्टार्टअप अलग अलग होता है। फॉर एग्जांपल फिनटेक स्टार्टअप है, एडटेक है, उसमें जल्दी ब्रेक इवन आ जाता है क्योंकि उसमें कैश फ्लो ज़्यादा रहता है, टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है। बल्कि जोमेटो और या फिर कोई लॉजिस्टिक्स की जो स्टार्टअप है वहाँ पे वर्कफोर्स भी ज़्यादा लगता है, इसलिए वो सब स्टार्टअप टुक में डिपेंड्स करता है कि वो स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल क्या है। और ब्रेक इवन पॉइंट कई स्टार्टअप के अभी तक भी अचीव नहीं हुए होते, स्टिल वो 8-9 साल से चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल पेटीएम। यानी कि बिजनेस हो या फिर स्टार्टअप हो, उसमें ब्रेक इवन पे आने के लिए उसका जो बेसिक जो फंडा होता है, यानी कि जोमेटो वाला हो तो उसमें बॉय की जरूरत पड़ेगी या फिर बाइक की जरूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से। यानी कि एडटेक स्टार्टअप है, फिजिक्स वाला का है, तो वो जल्दी ग्रो हो जाएगा या फिर उसको टाइम लगेगा। जोमेटो को टाइम लगेगा, तो एडटेक वाला धरो तो फिजिक्स वाला है तो उसको बहुत कम टाइम में वो पिकअप ज़्यादा ग्रो होता है उसका। ये कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ हम भी सोच ही सकते हैं कि एडटेक में होता क्या है। एट द एंड ऑफ द डे एक अच्छा सॉफ्टवेयर लगेगा, एक ऑफिस रहेगी, उसे एक अच्छा इन्वेंट्री मॉडल चाहिए, उससे ज़्यादा तो क्या चाहिए एडटेक स्टार्टअप को? एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, 2-4 लोग टेक्नोलॉजी के चाहिए, एडिटिंग वाले और वो सब चाहिए। बल्कि जोमेटो देख लीजिए और पेटीएम देख लीजिए, वो सब स्टार्टअप तो क्या है, उसके तो वर्कफोर्स बहुत ज़्यादा लगता है, वर्कफोर्स ज़्यादा, और वो तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। टेक्नोलॉजी तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसलिए फिनटेक स्टार्टअप, एडटेक स्टार्टअप मोस्टली ज़्यादा जल्दी ब्रेक इवन पे आ जाता है एज कम्पेयर टू
ये जो लॉजिस्टिक्स की कंपनियां होती है, फूड डिलीवरी की कंपनियां होती है, ऐसा। सो गाइज, हम आशा रखते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो। सो इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक यू। थैंक यू।